किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर और कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर एक्टर असरानी की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। असरानी का जन्म 1 जनवरी सन 1941 को राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि असरानी का आधा ही नाम है। उनका पूरा नाम है गोवर्धन असरानी। असरानी के पिता साल 1936 के कराची दंगों से जान बचाकर भागे और जयपुर पहुंचे। जयपुर में उन्होंने एक कालीन की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी खुद की एक कालीन की दुकान खोल ली। असरानी की माँ गृह स्वामिनी थी। असरानी की 4 बहनें और 3 भाई थे, 2 बड़े, 1 छोटा था। बचपन से ही असरानी के पिता का सपना था कि असरानी बड़े होकर परिवार के व्यापार को खूब आगे बढ़ाएं। मगर बचपन से ही असरानी को खानदानी व्यापार में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। बचपन से ही असरानी के पिता की ख्वाहिश थी कि असरानी अगर पारिवारिक व्यापार नहीं संभाले तो पढ़ लिख कर एक ऊंचे सरकारी अफसर बने। मगर बचपन से ही असरानी पढ़ाई में 1 नंबरी फिसड्डी थे। गणित की तो किताब देखते ही वो बेहोश होने लगते थे। बामुश्किल उन्होंने इंटर पास किया और राजस्थान कॉलेज से ग्रेजुएशन करने लगे। परिवार बहुत बड़ा था, अर्थ का स्रोत सीमित था, इसलिए पैसे पर्याप्त नहीं होते थे। इसलिए अपनी फीस असरानी खुद ही भरते थे। फीस के पैसे कमाने के लिए वो जयपुर रेडियो स्टेशन में वॉइस आर्टिस्ट के रूप में काम करते थे। बहुत से रेडियो प्लेस किया करते थे। यहीं से अभिनय के प्रति असरानी के दिल में दिलचस्पी पैदा हुई। फिल्में देखना उन्हें खूब पसंद था ही। कई बार वो अपने सख्त पिता की नज़र बचाकर फिल्म देखने जाया करते थे। असरानी ने ग्रेजुएशन के दौरान ही ये तय कर लिया कि उन्हें फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाने हैं। मगर जलवे दिखाने के लिए एक्टिंग आनी तो चाहिए। इसीलिए असरानी ने जयपुर का एक लोकल थिएटर ग्रुप साहित्य कला भाई ठक्कर थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और तकरीबन 2 साल तक उस थिएटर ग्रुप के साथ बहुत से थिएटर शोज किए। इसके बाद एक दिन असरानी ने अपना कपड़ा लत्ता बोरिया बिस्तर बांधा, दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए और घर वालों को बगैर बताए चुपके से बम्बई की ट्रेन में जा बैठे। ये बात है साल 1963 की। बम्बई, फिल्मों का देश, उनके सपनों का शहर। लेकिन बम्बई में पहुंचकर उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि फिल्मों में काम की तलाश में बम्बई आना अलग बात है और बम्बई में आकर फिल्मों में काम पा जाना एक अलग बात है। असरानी दिन भर स्टूडियो दर स्टूडियो के चक्कर काटते रहते, लेकिन उन्हें फिल्म कहीं न मिल रही थी। एक दिन एक्सीडेंटली उनकी मुलाकात हो गई मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से। ऋषिकेश मुखर्जी ने उनकी कहानी सुनने के बाद उनसे कहा, अच्छी बात है कि उन्होंने थिएटर में एक्टिंग सीखी है, लेकिन फिल्म की एक्टिंग और थिएटर की एक्टिंग में फ़र्क होता है, तो क्यों ना असरानी एकदम फिल्मी एक्टिंग सीख ले। FTII अभी ही खुली है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पूना में थी, उसकी स्थापना उसी साल हुई थी। ऋषिकेश मुखर्जी के कहने पर असरानी FTII पूना की पहली बैच के पहले स्टूडेंट बने। तकरीबन 3 साल तक उन्होंने वहाँ एक्टिंग सीखी और 3 साल बाद फुल्ली कॉन्फिडेंट बाहर निकले। हाथ में एक्टिंग का सर्टिफिकेट ले उन्होंने सोचा कि अब वो इस फिल्म इंडस्ट्री पर राज करेंगे। मगर बनने चले थे राजा भोज, बन गए गंगू तेली। सिर्फ एक फिल्म हरे कांच की चूड़ियाँ उन्हें मिली। इसमें
बहुत ही छोटा सा रोल उनके नसीब में आया। यही उनकी डेब्यू फिल्म बन गई और ये उनका डेब्यू रोल है। इसके अलावा असरानी लाख कोशिश करते जा रहे थे, फिल्में नहीं मिल रही थी। असरानी के मुताबिक दरअसल हुआ ये था कि पासा उल्टा पड़ गया। उन्होंने सोचा था कि FTII से एक्टिंग सीखने के कारण इंडस्ट्री उन्हें पलकों पर बिठाएगी, मगर उस दौर में फैली हुई बात यह थी कि एक्टिंग जैसी स्किल को किसी स्कूल में नहीं सीखा जा सकता है। इसलिए जब भी असरानी किसी डायरेक्टर से अपनी क्वालिटी के तौर पे बड़े शौक में बताते कि उन्होंने FTII से एक्टिंग सीखी है, तो वो उनकी खिल्ली उड़ा देता और फिर असरानी के मुताबिक फटकारते हुए कहता, यहाँ बड़े सितारों को किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती और तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत खास आदमी हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए, दफा हो जाओ यहाँ से। बट असरानी के मुताबिक कई बार तो उन पर कुत्ते छोड़ दिए जाते ताकि वो पिंड छोड़े। यहाँ तक कि जिनकी सलाह पर असरानी ने अपनी ज़िंदगी के कीमती 3 साल FTII को दिए, उन महर्षि ऋषिकेश मुखर्जी ने भी असरानी को अपनी फिल्म सत्यकाम में एक बेहद ही छोटा रोल दिया, बेहद ही छोटा। असरानी जिंदगी की इसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कि इसी दौरान न जाने कैसे उनके घर वालों को उनका पता चल गया। वो बंबई पहुंच गए। ज़बरदस्ती से समझा बुझा कर वो असरानी को वापस जयपुर लेके चले गए, मगर 2-3 महीनों के अंदर असरानी समझ गए कि उनकी ज़िंदगी का मकसद बंबई में ही पूरा होगा। इसलिए वो वापस बंबई पहुंचे। राह आसान नहीं थी। आजीविका चलाने के लिए उसी FTII जहाँ के वो स्टूडेंट थे, वहाँ पे वो टीचर बन गए, एक्टिंग इंस्ट्रक्टर बन गए। असरानी के मुताबिक सभी FTII प्रोडक्ट्स के लिए ये कमतरी इतनी बड़ी चिंता का सबब बन गई थी कि तत्कालीन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इंदिरा गांधी पुणे गई हुई थी। तो असरानी के नेतृत्व में कुछ FTII प्रोडक्ट्स ने एक ग्रुप बनाकर इंदिरा गांधी से मुलाकात की और उनसे शिकायत की कि इस तरह से तो FTII का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान हुआ जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदिरा गांधी ने बंबई के कुछ बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स से इसके बाद बात भी की, मगर कोई असर नहीं हुआ। साल 1970 में एक दिन डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी मशहूर लिरिसिस्ट गुलजार के साथ FTII पूना पहुंचे। असरानी को किसी ने बताया कि वो अपनी फिल्म गुड्डी के सिलसिले में आए हैं। असरानी को लगा आखिरकार उनका वक्त आ गया, मगर ज़मीन पर तड़ाका खाकर गिरे जब ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें बताया कि वो जया भादुड़ी की खोज में आए हैं। कहाँ है वो? जया भादुड़ी असरानी की एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। असरानी ही उनके इंस्ट्रक्टर थे। उन्होंने जया भादुड़ी को बुलाया और हैरान रह गए जब एक ऑडिशन और ये जानने के बाद कि जया को अच्छे से डांस करना आता है, ऋषिकेश मुखर्जी ने उसी वक्त सबके सामने ये कह दिया कि जया भादुड़ी उनकी अगली फिल्म गुड्डी में हीरोइन बनेगी। असरानी के मुताबिक उस वक्त उन्होंने सोचा, हे भगवान, क्या उनकी ज़िंदगी में सिर्फ बदकिस्मती ही बदा है? अब उनकी स्टूडेंट को भी फिल्म मिल गई, वो भी लीड रोल, और उनके पास ठन गोपाल। गाड़ी में बैठ रहे ऋषिकेश मुखर्जी से असरानी ने पीछे से कहा, दादा मेरा। ऋषिकेश मुखर्जी ने 1 मिनट सोचा और फिर बोले, जब जया को लेटर आएगा तब तुम भी आ जाना। असरानी को लगा नहीं था, लेकिन जब जया बच्चन के साथ वो बंबई पहुंचे तब ऋषि दा ने उन्हें भी गुड्डी फिल्म में एक रोल दे दिया। गुड्डी की शूटिंग के दौरान ही ऋषिकेश मुखर्जी ने असरानी को बताया कि उनका लहजा, उनके एक्सप्रेशन और उनकी टाइमिंग, ये सब कॉमेडी के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए अच्छा होगा कि वो एक कॉमेडी एक्टर बने। गुड्डी में असरानी के किरदार को बहुत पसंद किया गया। असरानी के मुताबिक गुड्डी उनके कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। गुड्डी के पहले असरानी एक अदद फिल्म के लिए तरस रहे थे, लेकिन गुड्डी के रिलीज होने के बाद उन्होंने एक साथ
8 फिल्में साइन की। अब ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सामंत, गुलजार, आत्माराम जैसे डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों में असरानी को अक्सर ही रोल देने लगे। साल 1973 में फिल्म नमक हराम के सेट पर असरानी की मुलाकात हुई सुपरस्टार राजेश खन्ना से। राजेश खन्ना को देख असरानी खुश नहीं हुए, क्योंकि राजेश खन्ना से उनकी एक बेहद बुरी याद जुड़ी थी। दरअसल कुछ बरस पहले राजेश खन्ना के कैरियर की सबसे मशहूर फिल्म आराधना में राजेश खन्ना के दोस्त का किरदार असरानी को ही मिलने वाला था, मगर राजेश खन्ना ने ज़बरदस्ती असरानी को उस रोल से निकलवा कर वो रोल सुजीत कुमार को दिलवा दिया था। इसीलिए असरानी को ऐसा लगता था कि राजेश खन्ना उन्हें पसंद नहीं करते। लेकिन नमक हराम की शूटिंग के दौरान असरानी और राजेश खन्ना में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि इसके बाद राजेश खन्ना अपनी हर फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से ये सिफारिश करते कि हो सके तो उनकी फिल्म में असरानी का भी एक रोल हो। इसीलिए राजेश खन्ना के साथ असरानी ने जितना काम किया है उतना किसी और कलाकार ने नहीं किया है। राजेश खन्ना के साथ असरानी ने बावर्ची, अजनबी, अनुरोध, प्रेम नगर, महबूबा, आक्रमण, आपकी कसम, छैला बाबू, कर्म, रोटी और आशा ज्योति जैसी कई फिल्मों में काम किया। साल 1974 असरानी की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण बन गया जब उन्हें शोले फिल्म में अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर का किरदार ऑफर हुआ। स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद ने उन्हें यह रोल सुनाया। असरानी को लगा कि रोल बेहद ही छोटा है मगर अच्छा है, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन तब उनको मालूम चला कि रोल छोटा है मगर चुनौतीपूर्ण बहुत है। दरअसल डायरेक्टर रमेश सिप्पी इस रोल को बहुत ही अलग तरीके से बनाना चाहते थे। रमेश सिप्पी ने असरानी को एक किताब दी द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, जिसमें जर्मनी के मशहूर तानाशाह अडोल्फ हिटलर के कई भाषण थे, उनकी कई तस्वीरें थीं। रमेश सिप्पी अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर के इस किरदार को अडोल्फ हिटलर का एक फनी स्पूफी रंग देना चाहते थे। अब असरानी को ये बेहद ही रोचक आइडिया लगा। लुक्स में तो असरानी बिल्कुल जच गए, मगर अपने लहजे का उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करें। असरानी को याद आया, उनको बताया गया था कि दुनिया भर के तमाम एक्टिंग स्कूल्स में हिटलर की स्पीचेस की वॉइस रिकॉर्डिंग्स रखी गई हैं स्टूडेंट्स को वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाने के लिए। चूँकि हिटलर की वॉइस मॉड्यूलेशन को दुनिया की कुछ कमाल वॉइस मॉड्यूलेशंस में से एक माना जाता है। उन्हीं में से एक रिकॉर्डिंग FTII पूना में भी रखी हुई है। वैसे तो हिटलर ने अपने अधिकतर भाषण जर्मन भाषा में दिए थे, लेकिन उनके मशीनी ट्रांसलेशन कर दिए गए थे। हिटलर का वो भाषण असरानी ने बार बार सुना। एक लाइन थी उसमें जिसे हिटलर बहुत बोलता था, I am an Aryan। इसी तर्ज पर असरानी ने कहा, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। लेकिन अब भी असरानी को कुछ कमी महसूस हो रही थी। इस कमी के बारे में सोचते सोचते असरानी के मगज में बहुत मारामारी हो गई, तो वो एक फिल्म देखने पहुंच गई। फिल्म थी हॉलीवुड की, नाम था द लेमन्स रेस। उसमें एक किरदार था जो बार बार हा ऐसे करता था। असरानी के दिमाग की बत्ती जल गई। उन्होंने हा को भी अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर के इस किरदार में जोड़ दिया। इतिहास गवाह है कि असरानी ने यह किरदार इतनी बेहतरी से निभाया कि बावजूद इसके कि फिल्म शोले में अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर के किरदार का स्क्रीन स्पेस बहुत ही कम है, लेकिन शोले जो भी कोई देखता है उसके दिल में अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर का ये किरदार अमर हो जाता है। वो फिर इस किरदार को ज़िंदगी भर भूल नहीं पाता है। इतने सालों बाद आज भी इस किरदार पर बहुत सारे मीम्स और फनी स्पूफ बनते रहते हैं। साल 1972 से लेकर 1979 तक असरानी ने मेरे अपने,
कोशिश, परिचय, अभिमान, आज की ताज़ा खबर, रफू चक्कर, फांसी, दिल्लगी, बालिका वधू, फकीरा, चरस, पति पत्नी और वो, हीरा लाल पन्ना लाल और हमारे तुम्हारे जैसी तकरीबन 120 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, अधिकतर में कॉमेडी और कुछ में सपोर्टिंग किरदारों के तौर पे। एक दशक के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा नंबर में फिल्में करने का ये असरानी के नाम का रिकॉर्ड है जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि असरानी एक्टर के साथ साथ सिंगर भी हैं। फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में उन्होंने किशोर कुमार के साथ मिलकर, उनकी आवाज़ का ही लेवल, किशोर कुमार के साथ मिलकर ऋषि कपूर पर फिल्माया जाने वाला एक डुएट गाया। ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि असरानी एक्टर और सिंगर के साथ साथ डायरेक्टर भी हैं। चला मुरारी हीरो बनने, सलाम मेम साहब, जैकी श्रॉफ की नकल फिल्म असरानी ने ही डायरेक्ट की। साथ ही अहमदाबाद नु रिक्शा वालों, छेल छबीलो गुजराती जैसी कुछ गुजराती फिल्में भी असरानी ने बनाई। अब 80 का दशक शुरू हो गया और शुरुआत में ही साल 1982 में फिल्म नमक हलाल की शूटिंग के दौरान असरानी की मुलाकात हुई एक्ट्रेस मंजू बंसल से। काफ़ी संभावना है कि ये नाम आपने पहली दफ़ा सुना हो, क्योंकि मंजू बॉलीवुड में अपना कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंजू मूल रूप से ईरानी थी, लेकिन असरानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे असरानी को मंजू से मोहब्बत हो गई। मंजू भी असरानी को पसंद करने लगी और साल 1983 में मंजू और असरानी ने शादी कर ली। शादी के बाद असरानी और मंजू का एक बेटा होता है जिसका नाम असरानी रखते हैं नवीन। असरानी की शादी उनकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाती है, क्योंकि उनकी शादी के कुछ वक्त बाद ही साल 1985 से उनके कैरियर का डाउनफॉल होने लगता है। फिल्में कम मिलने लगती हैं, जो मिलती उनमें रोल्स बहुत ही छोटे और अननेसेसरी होते। अब दिलचस्प बात यह है कि इंडस्ट्री के अंदर खाने असरानी के कैरियर की इस बर्बादी का कारण उनकी पत्नी मंजू को बताया जाता है। न जाने क्यों, वजह जो भी हो, मगर फैली हुई बात यही है। हालांकि असरानी के मुताबिक ये सच नहीं है। असरानी के मुताबिक सच वो है जो वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में असरानी से उनके कैरियर के सडन डाउनफॉल और उनकी पत्नी मंजू को उसका क्रेडिट दिए जाने को लेकर सवाल किया गया था। पहले तो असरानी ने अपनी पत्नी मंजू को दोषमुक्त बताया, उनकी कोई गलती नहीं है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। असरानी के मुताबिक असल में सिनेमा का दौर बदल गया। 70 के दशक तक जो फिल्में बन रही थीं उनमें कॉमेडी के लिए अच्छा खासा स्पेस होता था, इसीलिए कॉमेडी एक्टर्स की नीड हुआ करती थी। लेकिन 80 के दशक से जो फिल्में बनने लगीं और ख़ास तौर से अर्ली 80s के बाद वो अधिकतर एक्शन रोमांटिक फिल्में होती थीं, जिनमें कॉमेडी का स्पेस बहुत कम होता था और जितना होता था वो हीरो ही कर लेता था। तो कॉमेडी कैरेक्टर्स के लिए स्पेस कम हो गया, तो कॉमेडी एक्टर्स की नीड कम हो गई। इस वजह से उनके कैरियर का डाउनफॉल हुआ और इस डाउनफॉल के बाद उनका कैरियर कभी उस तरीके से वापस उठ ही नहीं पाया। लेट 80s और 90s के दशक में असरानी ने हमारी बहू अलका, एक ही भूल, लव 86, बीवी हो तो ऐसी, दूल्हे राजा, तकदीर वाला, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, कुतुब मीनार जैसी फिल्मों में काम किया। साल 2000 के बाद साजिद नाडियाडवाला और प्रियदर्शन जैसे चुनिंदा डायरेक्टर्स की कुछ फिल्मों में असरानी ने काम किया, जैसे चुप चुप के, हलचल, दीवाने हुए पागल, गरम मसाला, माला माल वीकली, दे दनादन और धमाल। फिलहाल पिछले कई सालों से असरानी ने किसी फिल्म में काम नहीं किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के इतना बढ़ने के कारण असरानी को उम्मीद हुई कि यहाँ उन्हें कुछ अच्छे रोल्स करने को मिलेंगे, इसलिए उन्होंने साल 2018 में रिलीज़ होने वाली परमानेंट रूममेट्स नाम की वेब सीरीज से अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म डेब्यू भी कर लिया। असरानी के मुताबिक वो आज भी काम करना चाहते हैं, बशर्ते उन्हें अच्छा रोल मिले, फिर चाहे वो फिल्म हो या वेब सीरीज़ या फिर टीवी सीरियल ही।
असरानी आज भी है प्यार में, क्योंकि उनका दिल गुम है किसी अच्छे रोल के इंतज़ार में।